सारा प्यार। प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 8 जंतु की संरचना व उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के इस भाग में हम जंतुओं की बाह्य संरचना और उनका सामान्य परिचय, जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके क्या क्या कार्य होते हैं और ज्ञानेंद्रियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आपके घर के आसपास बाग बगीचे, नदी, तालाब, झरने, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जंगल आदि जरूर होंगे और आप लोग वहां घूमने भी जाते होंगे। जब आप वहां घूमने जाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते होंगे, जैसे कि केचुआ, कछुआ, मछली, गिलहरी और तितलियां, रंग बिरंगी चिड़ियां और बहुत सारे अन्य जानवर, घोड़े आदि। और आप में से बहुत सारे बच्चे चिड़ियाघर भी घूमने गए होंगे। वहां पर भी आपने विभिन्न प्रकार के आकार के रंग बिरंगे जंतु देखे होंगे। तो बच्चों, हमारा आपसे एक ये सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? और आपके मन में एक ही उत्तर आ रहा होगा और वो है हाथी। बच्चों, हाथी बड़ा जंतु तो है, परंतु पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंतु ब्लू व्हेल है, जो समुद्र में पाई जाती है। बच्चों, तो बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार के बड़े जंतु और छोटे जंतु जैसे कि चींटी और गेहूं में लगे हुए घुन, ये हमने देखे हैं। परंतु बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि सूक्ष्म जीव। इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, और वो यंत्र है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। इसमें बच्चों ये नेत्रिका होती है, ये आवर्धक लेंस होते हैं, यहाँ पर स्लाइड रखते हैं और ये इसका दर्पण होता है। ये देखिए, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है और ये आपके विद्यालय में जरूर होगा। तो बहुत सारे छोटे जंतुओं को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों, अब ये देखिए, ये है एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र। जैसे कि हमने देखा नेत्रिका, फिर यहाँ आवर्धक लेंस है, यहाँ हम स्लाइड लगाते हैं और ये है दर्पण। तो सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी का हमें प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों, आपके पास तालाब तो जरूर होगा, तो आप वहां से यदि थोड़ा सा पानी ले आए और वहां के पानी को एक दो बूंद उसको स्लाइड पे रख के यदि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखें तो हमें कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे कि विषाणु, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि सभी जगह का पानी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप यदि पानी देखने में तो हमें साफ लगेगा, परंतु यदि हमने उस पानी को पी लिया तो उसमें सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा स्वच्छ पानी ही हमें पीना चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने जाना बड़े से बड़े जंतु के बारे में और छोटे से छोटे जंतु के बारे में। अब हम विभिन्न आकार के जंतुओं के बारे में जानेंगे। जीवधारी भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे। ये है बच्चों पैरामीशियम, फिर आया क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद अमीबा, फिर है बच्चों मछली, तारामीन, उछलता हुआ आया मेंढक,
और फिर है कछुआ, फिर तितली, देखिए रंग बिरंगी तितली कितनी सुंदर लगती है फूलों पे मंडराती हुई। फिर सांप है, उसके बाद कुत्ता, और ये विभिन्न प्रकार के बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसमें ज्यादातर जंतु आपने देखे होंगे। भागता हुआ घोड़ा, फिर गाय और हाथी। बच्चों, इनमें से कुछ जंतु अकशेरुकी होते हैं और कुछ जंतु कशेरुकी जंतु होते हैं। यानी कि अकशेरुकी का अर्थ क्या होता है, ये आपने पिछले पार्ट में भी जाना था। अकशेरुकी का अर्थ होता है जिसमें कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कशेरुक दंड होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकी जंतु बोलते हैं। बच्चों, कशेरुकी जंतुओं में सर्वोच्च मनुष्य होता है। तो आज के इस भाग में हम बहुत सारे ऐसे अंगों के बारे में जानेंगे जो कि विभिन्न जंतुओं में होते हैं। इसमें हम मानव के बारे में भी जानेंगे, यानी कि अपने बारे में जानेंगे। तो इसलिए ये पाठ बहुत ही रोचक है, क्योंकि अपने बारे में जानना कि हमारे अंदर कौन कौन से अंग हैं और उनका क्या क्या कार्य है, तो इसे जानने में तो बड़ा मजा आएगा। तो चलिए एक एक करके आइए हम इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन अंग की। बच्चों, हमारे घर के बड़े सब लोग आपको क्या बोलते हैं कि समय पे भोजन करना चाहिए, और कैसा भोजन होना चाहिए, वो संतुलित आहार होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि समय पे भोजन हमें क्यों करना चाहिए। बच्चों, क्योंकि भोजन से हमें क्या चीज मिलती है, सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही, भोजन से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, अपने सभी कार्यों को करते हैं। तो कार्य करने की क्षमता हमें वही ऊर्जा प्रदान करती है जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो बच्चों, बचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत से सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, सोचिए, बिल्कुल सही बच्चों, रक्त के द्वारा पचा हुआ भोजन हर कोशिका तक पहुंचता है, और वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा बच्चों हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की। तो बच्चों, आहार में कुछ पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन, वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट या उसे मंड भी कहते हैं, विटामिन और लवण। तो ये सब पोषक तत्व हैं, और हमारे भोजन में ये सभी मौजूद होने चाहिए। तो इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। बच्चों, इनमें से मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सभी पानी में अघुलनशील होते हैं। तो इन्हें घुलनशील अवस्था में और सरल अवस्था में बदलने का कार्य पाचन क्रिया करती है। तो अब हम बात करते हैं पाचन अंगों की, यानी कि वो अंग जो पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, वो होते हैं पाचन अंग। तो आइए पाचन अंगों को क्रमवार जानते हैं। तो उसमें होता है मुख, मुखगुआ, ग्रास नली, फिर अमाशय जिसे हम स्टमक कहते हैं, फिर छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, फिर मलाशय और गुदा। ये मुख से लेके गुदा तक आहार नाल कहलाती है, जो कि बच्चों तकरीबन 9 मीटर लंबी होती है। बच्चों, इसके साथ साथ पाचन अंग के साथ साथ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं। वो होती हैं जैसे कि यकृत यानी कि लीवर, ये तो आपने सुना ही होगा। तो लीवर को ही यकृत बोलते हैं, और यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि ये देखिए, ये है, जो कि चॉकलेट रंग की होती है, यानी कि भूरे रंग की होती है, और यह पित्त रस का स्राव करती है। उसके साथ साथ एक और ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। ये गुलाबी रंग की होती है, और यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है।
तो चलिए बच्चों, पाचन कैसे कैसे होता है हम उसके बारे में जानते हैं। तो पाचन, हम सबसे पहले भोजन अपने मुंह में रखते हैं, है ना, मुंह में रखते हैं। तो बच्चों, पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने अपना भोजन मुंह में रखा तो दांत क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और तभी लार भी हमारे मुंह में आ जाती है। और जीभ का क्या काम होता है, वह भोजन को और लार को अच्छी तरह से मिला देती है और उसके बाद वो भोजन हम उसे निगलने में हमें बहुत आसानी होती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कई बार आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपका खाना अटकने लगता है। उसका कारण क्या है कि हम क्योंकि जल्दी खाना खा रहे हैं तो उतनी लार नहीं बन पा रही, इसलिए हमें फिर पानी के द्वारा उसको निगलना पड़ता है। अब वहां से भोजन पहुंचता है हमारे अमाशय में, यानी स्टमक में, जो कि जे शेप का होता है। वहां पर भोजन बच्चों तकरीबन 3 घंटे रहता है और उसका पाचन होता है। उसके बाद वह खाना छोटी आंत में पहुंचता है और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि पाचन ग्रंथियां हैं, यकृत और अग्नाशय, तो वहां से जो पित्त रस और अग्नाशयी रस है वो वहां से स्रावित होकर छोटी आंत तक पहुंचता है और छोटी आंत में पाचन पूरी तरह से हो जाता है, यानी भोजन का पाचन पूरी तरह से छोटी आंत में संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अब जो हमने पहले बात की थी कि पचा हुआ भोजन रक्त के द्वारा हर कोशिका तक पहुंचता है, वहां उसका ऑक्सीकरण होता है और ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बचे हुए खाने का, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका क्या होता है, तो बच्चों वो बड़ी आंत से होते हुए मलाशय और गुदा से वह बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ बच्चों हमारा पाचन तंत्र, पाचन अंग, जिसके बारे में हमने जाना। अब हम अपने अगले अंग पर चलते हैं, वो है श्वसन अंग। तो श्वसन तो आप जानते हैं क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि ऐसी वायु को ग्रहण करना जो ऑक्सीजन युक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना, ये श्वसन कहलाता है। इसी प्रकार से बच्चों श्वसन के विभिन्न अंग होते हैं, आइए उन्हें भी क्रमवः हम जानते हैं। तो वो सबसे पहले होता है नासिका, फिर नासा मार्ग, उसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं और फेफड़े। विभिन्न जंतु अलग अलग अंगों का प्रयोग करके श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे कि मछलियों में गिल्स होते हैं, कीट पतंगों में वायु नलिकाएं होती हैं और मनुष्यों में हम जानते ही हैं फेफड़े होते हैं। तो बच्चों ये हुआ श्वसन और श्वसन अंग। अब हम बात करते हैं बच्चों हृदय की। तो बच्चों मनुष्य का हृदय लाल रंग का होता है और इसका आकार एक बंद मुट्ठी, जैसे ये मुट्ठी बंद है, इसका आकार इतना होता है। यह मनुष्य के वक्ष में बाईं ओर झुका होता है और हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि रक्त 2 प्रकार का होता है। कैसे? अब आप सोचेंगे रक्त 2 प्रकार का होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। बच्चों अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और शुद्ध रक्त कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है। तो विभिन्न हमारे जो शरीर में विभिन्न अंग हैं, वहां से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। कहां पर आता है? हृदय के दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से यह है, देखिए दाएं अलिंद में आ रहा है, या उसके बाद ये एरो देख रहे हैं आप, तो ये आया दाएं अलिंद में। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से जाता है दाएं निलय में। अब दाएं निलय से वह जा रहा है हमारे फेफड़ों तक। फेफड़ों में क्या कार्य होता है? आप सोचेंगे हृदय से फेफड़ों में क्यों जा रहा है रक्त? क्योंकि यहाँ रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिली हुई थी
उसे बाहर फेंक दिया जाता है और उस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो अब वो रक्त कैसा हुआ बच्चों? बिल्कुल सही, अब वह रक्त हुआ शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त वापस हृदय में आता है। अब वो कहाँ आता है? ये देखिए, रक्त वापस फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में आता है। हाँ, बाएं अलिंद से यह रक्त जाता है बाएं निलय में और फिर ये महाधमनी के द्वारा ये रक्त, शुद्ध रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, सभी अंगों में पहुंचता है। तो बच्चों, आप एक प्रश्न से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आमतौर से बच्चे सोचते हैं रक्त है तो ये जरूर हृदय में हो रहा होगा। नहीं बच्चों, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। और हृदय का क्या काम है? हृदय का काम है रक्त को पंप करना। ये नियंत्रित रूप से धड़कता रहता है। और वयस्क मनुष्य में यानी एडल्ट में 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। और ये तो आप जानते हैं, डर लगने से, क्रोध आने से और तनाव से हृदय की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अब हमने बात की थी हृदय की, तो बस ये आप याद रखिएगा कि हृदय के मुख्य 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अब बच्चों, अब हम अगले अंग के पर बात करेंगे, जो है उत्सर्जन अंग। अब बच्चों, जैसे क्रियाएं, श्वसन की क्रिया हुई और पाचन की क्रिया हुई, तो ऐसी क्रियाओं के द्वारा बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बन जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अनुपयोगी हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी चीजों को तो हमें शरीर से बाहर निकालना होगा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और उसी प्रकार से उत्सर्जन क्रिया की सहायता करने वाले अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं मनुष्य के उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं। तो उसमें होते हैं 2 वृक्क। वृक्क शब्द आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन किडनी तो आपने जरूर सुना होगा। तो बच्चों, वृक्क यानी किडनी, तो 2 किडनी होती है। फिर मूत्र वाहिनी होती है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो आइए अब बात करते हैं कि वृक्क का क्या कार्य होता है। बच्चों, किडनी का कार्य होता है वह रक्त को छानती है। रक्त को छानने पर अपशिष्ट पदार्थों को वह अलग कर देती है। वे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय और मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र के रूप में वे बाहर निकल जाते हैं। मूत्र में 95% यानी 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वृक्क तकरीबन 150 ग्राम की होती है। तो बच्चों, जैसा हमने जाना कि वृक्क का कार्य है रक्त को छानना, तो यदि किसी मनुष्य में दोनों किडनी किसी भी कारण से खराब हो जाती हैं, तो क्या होगा? फिर रक्त को कौन छानेगा? तो तब इस कार्य को करने के लिए मशीन के द्वारा रक्त को छाना जाता है, साफ किया जाता है और इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो बच्चों, हमने अब उत्सर्जन अंगों के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम अपने अगले तंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है तंत्रिका तंत्र। बच्चों, हमने पिछले कक्षा में भी जाना था किसके बारे में? संवेदनशीलता के बारे में। तो बच्चों, संवेदनशीलता क्या होती है? हर उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, मैं आपको फिर से एक उदाहरण देती हूँ। जैसे गर्म वस्तु पे यदि हमारा हाथ लग जाता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो गर्म वस्तु पर हाथ लगना उद्दीपन होता है और जो हाथ हमने पीछे खींचा वो क्या हुआ? वो हुआ शरीर की अनुक्रिया। बिल्कुल सही।
अब क्रियाओं के हिसाब से बच्चों कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो अपने आप होती हैं। ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, यानी हमारी इच्छा पे वो डिपेंड नहीं करती हैं। उसके बाद होती है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया यानी उसका एक उदाहरण ये है कि आप अपनी इच्छा से बैठकर इस पाठ को कितने ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो ये आपकी ऐच्छिक क्रिया हुई, यानी कि अपनी इच्छा से पढ़ना, फिर शाम को अपनी इच्छा से खेलना, फिर कौन सा खेल खेलना ये भी आपकी इच्छा होती है, और बातें करना, तो ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हुई। तो उसके बाद बच्चों बात हम करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो शरीर में घटित समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण रूप से वो होती रहे, उसके लिए हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। ये तीनों ही मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिका एक विशेष प्रकार की कोशिका से बनी होती है, जो कि तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है, और इसमें एक छोर से संदेश भेजा जाता है, या वो संवेदना को ग्रहण करती है और दूसरे छोर से संदेश भेजा जाता है, यानी एक तरफ से ग्रहण किया जाता है और दूसरे छोर से वह संदेश को आगे भेजती है। तो ये तो हुआ तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। सूक्ष्म जीवों में अलग से तंत्रिका तंत्र नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं, और इसलिए उनका समस्त शरीर संवेदना ग्रहण करता है और तंत्रिका तंत्र के रूप में समस्त शरीर कार्य करता है। और कुछ जंतु जैसे कि कछुआ, मछली, इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु पूर्ण विकसित इनमें नहीं होते। अब हम बात करते हैं बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो ज्ञानेंद्रियां क्या है? ऐसे अंग जो हम सुनने, देखने, महसूस करने, स्वाद, रंग आदि के बारे में जो हमें बताते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग कहा जाता है। मुख्य हमारे मनुष्य के शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कान की, जिसे श्रवणेंद्रिय कहते हैं। कान के मुख्य 3 भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग कान के। एक तो बाह्य कर्ण, ये देखिए, ये बाह्य कर्ण है, इसको मैं आराम से मोड़ रही हूँ, ये बहुत कोमल होता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है इसको मोड़ने में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से, यानी उपास्थि से बना हुआ है। उसके बाद आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में कर्णपटा झिल्ली होती है और होता है अंदर आंतरिक कर्ण। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके आंतरिक कर्ण तक पहुंचाता है, और सुनने का कार्य आप जानते ही हैं कि कान के कार्य क्या होते हैं, बताइए। बिल्कुल बच्चों, सही आप सोच रहे हैं, कान का कार्य सुनने का होता है। इसके साथ साथ कान का कार्य होता है, ये देखिए, संतुलन बनाने में वह सहायक होता है। शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है कौन? कान। अब हम बात करते हैं आंख की। तो आंख को दृश्येंद्रिय कहते हैं, और आंख का कार्य क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। आंख देखने का कार्य करता है। आंख में 1/5 भाग हमें बाहर से दिखाई देता है, बाकी हिस्सा नेत्र कटोरी में सुरक्षित रहता है। इसी तरह से हमारी पलकें और बरौनियां हमारी आंख को सुरक्षित रखती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, हम कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों, हमारी आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, जो कि वस्तुओं का प्रतिबिंब अंदर ही बनाता है, और वही चित्र हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाक की। नाक यानी घ्राणेंद्रिय, यानी जो हमें गंध देता है, सुगंध हो या दुर्गंध हो। बच्चों, चींटी
और कुत्तों की घ्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत तेज होती है। तभी आपने देखा होगा रसोई में कोई भी चीज गिर जाती है तो चींटियां लाइन बनाकर आ जाती हैं। और कुत्तों की बात अगर हम करते हैं तो पुलिस विशिष्ट प्रशिक्षण देते हैं कुछ कुत्तों को, और उसके द्वारा वो अपराधियों को पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जीभ है जिसे स्वादेंद्रिय कहते हैं, और उसमें बहुत सारे स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में बताती हैं। फिर हम बात करते हैं त्वचा की। तो त्वचा क्या होती है? ये हमें सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर इसका एहसास दिलाती है। और इसी पद्धति त्वचा के स्पर्श के द्वारा ही जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वह ब्रेल पद्धति के द्वारा अक्षरों को पहचान सकते हैं। तो बच्चों आज के इस भाग में हमने विभिन्न चीजों के बारे में जाना, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, विभिन्न आकार के जंतु देखे हमने, फिर उनके विभिन्न अंगों के बारे में जाना। ये विभिन्न अंग हैं, पाचन, श्वसन, हृदय। उसके बाद बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना, जैसे कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। तो बच्चों आज जो हमने जाना तो हम ये देखते हैं कि हमें कितना उससे सीखा। तो उसके लिए हम एक रिक्त स्थान करते हैं जो है पाचन अंग के बारे में। तो आइए पाचन अंग को क्रमवार जो हमने पहले पढ़ा था देखते हैं हमें कितना याद है। तो हम शुरू करते हैं पाचन अंग को। सबसे पहले पाचन अंग में आता है मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद क्या आएगा? बताइए बताइए, सोचिए क्या आएगा? बिल्कुल सही, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय, और अमाशय के बाद क्या आता है? छोटी आंत आती है या बड़ी आंत आती है? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही, अमाशय के बाद आएगी छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ये देखिए बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद अब वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो अपचित भोजन था वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा मलाशय में, और मलाशय से फिर वो गुदा के द्वारा, अगला आया गुदा, और गुदा के द्वारा वे वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। तो देखा बच्चों, ये हुआ हमारा रिक्त स्थान जो कि पाचन अंग के बारे में था। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास भाग से पाठ 6 महाजनपद की ओर का अध्ययन करेंगे। बच्चों यह पाठ बहुत ही रोचक है और